स्वागत है आप सभी का चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज हम जानेंगे खालिस्तान मूवमेंट की पूरी हिस्ट्री और पाकिस्तान कनाडा के चैप्टर के बारे में। भारत कनाडा संबंधों में तनाव है, हालांकि दोनों ही जीवंत लोकतंत्र हैं। तनावपूर्ण संबंधों का स्रोत कनाडा में 770,000 की ताकत वाला सिख प्रवासी है। कई लोगों ने पंजाब, भारत से प्रवास करने के बाद कनाडा में बसने का फैसला किया था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद और अधिक सिख कनाडा की ओर बढ़े, उनके परिजनों और दोस्तों द्वारा समर्थित। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में सिख उग्रवादियों के खिलाफ और उनकी दो सिख अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली के सिख समुदाय के लिए भयानक परिणामों के साथ कई सिख कनाडा चले गए और प्रवासी समुदाय में शामिल हो गए। पूरे भारत में सिख भारत सरकार विरोधी उन्माद की चपेट में थे और उन्होंने अपनी नफरत हिंदू समुदाय के खिलाफ केंद्रित की, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह वास्तविक सत्ताधारी था। ये गलत अवधारणा पाकिस्तानी मीडिया द्वारा फैलाए गए दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार से विकसित हुई थी, जो पाक समाज की मलाईदार परत की सेवा कर रही थी। सिख समुदाय लगभग 500 साल पहले भारत के हिंदू समुदाय से अलग हो गया था। इसका कारण ये था कि हिंदू समुदाय को विदेशी शासकों द्वारा किए गए कई अत्याचारों से बचाया जा सके। इसलिए उनके खून में योद्धा गुण डाले गए। उनके महान गुरुओं ने हिंदू भारत के लिए बलिदान दिया। सिख भारतीय समुदायों में शायद सबसे साहसी लोग हैं। जहां भी सिख प्रवासी बसने का फैसला करते हैं, चाहे वह अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोपीय देश या ऑस्ट्रेलिया हो, उन्होंने अपने आप को गर्वित लोगों के रूप में साबित किया है जो अपने स्थानीय मेजबानों की उदारता पर निर्भर किए बिना अपनी थाली से खाएंगे। वे मेहनती लोग हैं जिनके पास तेज दिमाग और यांत्रिकी के लिए पसंद है। कहावत है कि एक सिख को परमाणु बम को नष्ट करने का तरीका दिखाओ और वह इसे अपने दम पर फिर से इकट्ठा कर लेगा। उन्होंने परिवहन उद्योग पर कब्जा कर लिया है, जहां भी वे भारत के भीतर या बाहर बसे हैं। कैलिफोर्निया में वे प्रतिष्ठित किसान बन गए हैं, उत्पादक और समृद्ध खेतों को उठाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। सिखों को भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान का इस्पात हाथ कहा जाता है। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के तीनों अंगों में शीर्ष कमांडिंग पदों पर कब्जा किया है, और बहुत ही सही ढंग से। उनकी बहादुरी और देशभक्ति लाजवाब है। भारत उन पर गर्व करता है, और उन देशों को भी जहां उनके मजबूत प्रवासी समुदाय ने बसकर अर्थव्यवस्था में भरपूर योगदान दिया है। अलगाववादी विचारधारा। सिख ऐतिहासिक रूप से कभी भी कट्टरपंथी अलगाववादी नहीं रहे हैं। उनके कुछ आवारा नेताओं ने भारत के धार्मिक आधार पर विभाजन की चर्चा होने पर सिखों के लिए एक अलग मातृभूमि की बात की थी। हालांकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ब्रिटिश शासकों को आश्वस्त किया कि स्वतंत्र भारत में सिखों को सभी वे विशेषाधिकार और अधिकार दिए जाएंगे जो एक अल्पसंख्यक समुदाय को प्राप्त होते हैं। एक मायने में वे अल्पसंख्यक समुदाय नहीं थे, क्योंकि वे पंजाब के भारतीय भाग में भारी बहुमत प्राप्त करते थे, जिसे वे हमेशा अपनी मातृभूमि मानते थे और जहां उनकी सरकार थी, भले ही वे किसी भी राजनीतिक दल का पालन करते थे। स्वतंत्र भारत में वे जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध हुए। भारत में सिख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुख, प्रांतीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री, उद्यमी और बड़े व्यापार निगम, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजदूत और नीति नियोजक थे। राज्य के सभी अंगों में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। अलगाव। भारतीय सरकार और सिख समुदाय, या सटीक शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार के कुछ वर्गों और सिखों के बीच का अलगाव भिंडरावाले प्रकरण के साथ शुरू हुआ। इतिहास में पीछे मुड़कर देखने पर यह समझ में नहीं आता कि कांग्रेस हाईकमान, जिसने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद लगभग 7 दशकों तक इस देश पर शासन किया, ने भिंडरावाले या स्वर्ण मंदिर के मुद्दे को कुशलता से नहीं संभाला। इसका कारण ये था कि तर्क को दरकिनार कर दिया गया था और राजनीतिक प्रेरणा हावी हो गई थी। सिख समुदाय ने इसे अपमान के रूप में लिया। उन्होंने स्वर्ण मंदिर के अपवित्र होने को अपनी धार्मिक पहचान पर हमला माना। इस बहाने उन्होंने खालिस्तान यानी सिख लैंड की लंबे समय से चली आ रही अवधारणा का व्यापक प्रचार किया। ये भारतीय राष्ट्र और सिख समुदाय के बीच एक मजबूत भटकाव बिंदु था। खालिस्तान आंदोलन। खालिस्तान के समर्थन में प्रचार इतना तीव्र था कि सिख समुदाय के बुद्धिवादी लोग भी एक अलग सिख मातृभूमि के सपने देखने लगे। इसका मतलब धार्मिक और जातीय आधार पर भारत का विभाजन था। नई दिल्ली में कौन सी सरकार इसकी अनुमति देती? दुनिया भर में सिख प्रवासी एक समृद्ध समुदाय है। इसने बोझिल अनुष्ठानों और रीति रिवाजों को एक तरफ कर दिया है। इसके उत्सव सरल हैं और विवाह समारोह भी हैं। धर्म समुदाय को बांधता है और रविवार की सभाओं में उपस्थिति प्रत्येक सिख के लिए आवश्यक है। वे अनुशासित और प्रगतिशील हैं, कभी भी पुराने जीवन और रीति रिवाजों से नहीं बंधे। इसलिए वे धार्मिक उद्देश्य के लिए भारी धन जुटाने में सफल रहे हैं, जो कि खालिस्तान है। पाकिस्तान का वर्तमान पंजाब प्रांत सिख समुदाय और राज्य का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी।
कई महत्वपूर्ण सिख पूजा स्थल, जिन्हें गुरुद्वारे कहा जाता है, पाकिस्तान में स्थित हैं, और कुछ सिख 1947 में भारत नहीं गए, बल्कि अपने पूजा और सांस्कृतिक स्थलों से जुड़े रहे। जैसे जैसे भारत पाकिस्तान में कटुता दशक दर दशक बढ़ती गई और 1980 के दशक में स्वर्ण मंदिर प्रकरण के साथ चरम पर पहुंच गई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने सिख समुदाय में सेंध लगाई और उन्हें खालिस्तान की मांग में पूरा समर्थन देने का वादा किया। इस तरह पाकिस्तान खालिस्तान आंदोलन को संरक्षण देने वाला सबसे महत्वपूर्ण देश बन गया और भारत में सटे पूर्वी पंजाब में अशांति और अव्यवस्था पैदा करने के लिए सिख चरमपंथियों को रसद और अन्य समर्थन प्रदान किया। उन्होंने सशस्त्र प्रतिरोध की योजना बनाई और उनके प्रवासी ने विद्रोह मिल को गरिष्ठ करने के लिए भारी मात्रा में धन एकत्र किया। उन्होंने प्रवासी के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए, विशेषकर कनाडा में, जहां सिख आबादी अधिक है। देश में उन्हें उन सभी राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त था जो वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। कैनेडियन अध्याय। सिखों का इतिहास हमें ये बताता है कि महाराजा रणजीत सिंह के निधन के बाद सिख सभा में आंतरिक विभाजन, प्रतिस्पर्धा और खींचतान को छोड़कर सिख समुदाय के पास उस सभी घटकों के साथ थे जो इसे एक देश के साथ एक आत्मधीनता भूमि बना सकते थे। सिख लोग अच्छे सैनिक नहीं थे, इसलिए वे युद्ध नहीं हारते थे। उन्होंने सिख सभा में आंतरिक विभाजन और साजिशों के कारण हारा। सिख समुदाय के अंदर जागरूक वर्ग था जो समुदाय में कमियों को समझ सकता था और इसलिए खालिस्तानी समुदाय से दूर रहने का निर्णय लिया। प्रवासी अपनी नई भूमि में अधिकांश लोगों के साथ जाता है, लेकिन कनाडा के मामले में यह उल्टा है। ये प्रवासी है जो कनाडा के राजनीतिक पार्टियों को ड्राइव कर रहा है। कनाडा में सिखों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है कि वे राजा निर्माता के रूप में कितनी शक्ति रखते हैं। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसे समझ लिया है। जैसे कि एक सस्ता और लगभग नकली पूर्वी लोकतंत्र, ट्रूडो ने यह मान लिया है कि उसकी वोट बैंक की इच्छाओं को मानना, सही हो या गलत, एक सच्चे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण और मौलिक शर्त है। सिख प्रवासी के दबाव का समर्थन करके ट्रूडो ने दिखाया है कि वह सर्वोत्तम स्तर के एक फ्रैक्शनल नेता हैं और एक विश्व दृष्टि वाले राष्ट्रीय नेता नहीं हैं।